इस वीडियो में है क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। सो इंट्रोडक्शन टू सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो भी जरूरी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। इसके अलावा चैप्टर 9 के जो भी अदर पार्ट्स हैं जिसमें एक्सरसाइज की गई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए गए हैं उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सभी पार्ट्स को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था। अब उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। जो भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में पढ़ी थी उसका इस्तेमाल कहां पर होगा ये हमें चैप्टर नंबर 9 बताता है। सो चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन में हमें दो चीजें समझनी है। सबसे पहला एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये दो चीजें क्लियर हो जाती हैं तो जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उनके डायग्राम हम अच्छी तरह से बना पाएंगे और अगर डायग्राम सही बनेगा तो क्वेश्चन के लिए आंसर फाइंड करना इजी हो जाएगा। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। इसमें हमें दो पॉइंट दिए हैं। सबसे पहला है द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल। जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हॉरिजॉन्टल से अबव यानी कि ऊपर की ओर बनता है। ये तो आपको पता ही होगा। एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। लेटी हुई लाइन को हॉरिजॉन्टल कहते हैं और खड़ी लाइन को वर्टिकल कहा जाता है। सो जो भी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई लाइन से ऊपर की तरफ बनता है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है फाउंड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इन दोनों पॉइंट्स को समझ जाओगे जब इसका एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा। तो एग्जाम्पल के लिए यहां पर मान लेते हैं कि ये कोई लड़का या लड़की है और इस ग्राउंड पर है। ये ग्राउंड वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये ग्राउंड पर खड़े होकर इस उड़ती हुई पतंग को देखता है। सो देखने का जो पाथ है जिस लाइन से ये देख रहा है इसे कहा जाएगा लाइन ऑफ साइट। जो हमारा ये ग्राउंड है ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर। उसके बाद इसकी आंखों से जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए तो उसे कहा जाएगा लाइन ऑफ साइट यानी कि ये हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट। अब एंगल ऑफ एलिवेशन में कंडीशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल से अबव बनेगा। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन इससे ऊपर की तरफ बनेगा और लाइन ऑफ साइट तक बनेगा। यानी कि जो भी हमारा ये एंगल है इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बनता है ये एंगल। अगर कोई पर्सन ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये सिंपल सा पॉइंट हमने यहां पर समझ लिया है एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। आ जाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पर। इसमें भी हमें दो पॉइंट दिए हैं। पहले पॉइंट में कहा है द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल। जैसे यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसके ऊपर की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में कहा गया है बिलो द हॉरिजॉन्टल। कोई भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे की तरफ बनता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसमें दूसरा पॉइंट दिया है फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। इसका भी एग्जाम्पल दूंगा तो इजीली आप समझ पाओगे। एग्जाम्पल में सपोज कर लीजिए ये हमारी कोई बिल्डिंग या फिर कोई लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस पर ये बच्चा इस फुटबॉल को देखता है नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो जहां पर भी इसकी पोजीशन है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और किस तरफ देख रहा है? फुटबॉल की तरफ। तो ये हमने फुटबॉल की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारी लाइन ऑफ साइट। जैसे ऊपर वाले फिगर के लिए हमने लिखा है बिल्कुल इसी तरह से ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन में कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल से बिलो यानी कि नीचे की तरफ बनता है ये एंगल। सो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे नीचे की तरफ ये जो एंगल है इसे कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। कोई पर्सन ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई पर्सन ऊपर से ग्राउंड की तरफ किसी ऑब्जेक्ट की तरफ नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा। जो भी हमारा ये टावर, बिल्डिंग, लाइट हाउस जो भी है
ये ग्राउंड पर है और ये बॉल भी हमारे ग्राउंड पर है। सो एक सीधी लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जो हमारा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, सपोज कर लीजिए ये हमारा 30 डिग्री का है, तो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच में ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी हमारा 30 डिग्री का ही होगा। कैसे होगा, ये क्लास 9th में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी हमारी, और ट्रांसवर्सल लाइन के इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो जब भी इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो हमारा ये एंगल उसी के इक्वल होगा। ये फाइंड करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने आपको बता दिया है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट पेज पर, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड भी एग्जांपल को समझेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो भी हमें ये क्वेश्चन दिया गया है इसके लिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। फिगर हमें गिवन नहीं होगा, यहां पर मैंने पहले से ड्रॉ किया है, सॉल्यूशन का ही ये पार्ट होगा। सो फिगर ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम में क्या है। एक टावर है जो वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड पर। सो ये हो गया हमारा एक टावर ए से बी पॉइंट तक जो ग्राउंड पर है। सो ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड बी से सी पॉइंट तक। इसे आगे कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो भी हमारा ये टावर है, फुट ऑफ टावर का मतलब क्या होगा, किसी के बारे में भी कहा जाए फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ ट्री, इसका सीधा सा मतलब होगा उसका सबसे निचला पॉइंट। ये टावर है, सो बी वाला पॉइंट सबसे निचला पॉइंट है इस टावर का, तो इसी बी पॉइंट को कहा जाएगा फुट ऑफ टावर। टावर की जगह पर अगर हमें बिल्डिंग दी गई हो तो उसके सबसे नीचे वाले पॉइंट को फुट ऑफ बिल्डिंग कहेंगे। सो यहां पर हमें कहा गया है कि कोई एक पॉइंट है जो 15 मीटर दूरी पर है फुट ऑफ टावर से। ये फुट ऑफ टावर है, इससे दूरी पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, जो कितनी दूरी पर है फुट ऑफ टावर से 15 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा हमें यह भी कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ टावर पर 60 डिग्री का। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ बनेगा। ये हमारा एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसकी वैल्यू यहां पर हमें दी गई है 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा एंगल हमारा 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें ये पता लगाना है कि जो भी हमारा टावर है इसकी हाइट कितनी होगी। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने फिगर बना लिया है जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया था उसके लिए। अब टावर की हाइट पता करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें गिवन कौन सी साइड है। ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया है, तो हमें यहां पर गिवन है ये वाली साइड, जो कि बेस कह सकते हैं हम इसको। हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता लगाना है। तो अब हमने चैप्टर नंबर 8 की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर जाना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है गाइज, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमें पता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें यूज करना है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिख लेते हैं, ए बी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, सो यहां पर आ जाएगा हमारा ए बी और बेस हो जाएगा हमारा बी सी। इसके डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये किसके इक्वल होता है गाइज, tan थीटा के। और यहां पर tan थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा हमारा ये वाला एंगल होगा, थीटा की जगह पर ये वाला एंगल लिख देंगे 60 डिग्री का। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, नहीं पता है तो ए बी एज इट इज आएगा। डिनोमिनेटर में यहां पर बी सी है जिसकी वैल्यू यहां पर 15 है, सो 15 लिख दो, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करके आपको इसे पता लगाना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, मैंने यहां पर इस tan 60 की जगह पर लिख दी है। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सोल्व कर लेंगे तो टावर की जो भी हाइट होगी वो हमें पता चल जाएगी। यहां पर ए बी हमारा एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगा देंगे। 15 यहां पर डिवाइड में है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 15 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 √3, यानी जो भी हमारा ये टावर ए बी है इसकी हाइट हो जाती है 15 √3 और यूनिट भी लिखेंगे
मीटर, यही हमें पता लगाना था इस एग्जाम्पल में। इसके अलावा सपोज कीजिए कि जो भी हमारा ए पॉइंट है यानी कि टावर का टॉप है, उस टावर के टॉप से एक सीधी रस्सी बांधी गई है इस सी पॉइंट तक। हमें उस रस्सी की लंबाई निकाली है यानी कि ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी फाइंड किया जा सकता है। ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें बेस गिवन था, सो यहां पर हम क्या करेंगे, बेस और हाइपोटेनियस के लिए रेशो लिखेंगे। रेशो लिखने में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले मंत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें बेस और हाइपोटेनियस का रेशो लिखना है, सो ऊपर बेस नीचे हाइपोटेनियस, इस वाले रेशो को लिख लेते हैं। बेस हमारा है BC और हाइपोटेनियस है हमारा AC। यहां पर आ जाएगा हमारा BC अपॉन में AC इक्वल्स का साइन लगा देंगे। जो भी हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, पहला हमारा साइन थीटा का होता है, दूसरा हमारा कोस थीटा का होता है, यानी कि BC अपॉन में AC ये इक्वल हो जाएगा कोस थीटा के इक्वल, और थीटा की जगह पर हमेशा ये वाला एंगल लिखना है 60 डिग्री का। अब जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। BC की वैल्यू हमें पता है 15 मीटर, सो BC की जगह पर आ जाएगा यहां पर 15 अपॉन में AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो AC एज इट इज, उसके बाद कोस 60 डिग्री की वैल्यू यहां पर लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करके। कोस 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, इसकी जगह पर मैंने पुट कर दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 30 इक्वल्स का साइन लगा देंगे। AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही रहती है, सो AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AC ही रहेगा। यहां पर बेस हमें 15 मीटर दिया गया था और हाइपोटेनियस हमने AC फाइंड कर ली है 30 मीटर। यहां पर लिख देते हैं। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल की कोई भी एक साइड अगर हमें गिवन है तो बची हुई दो साइड्स को फाइंड किया जा सकता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट्स का यूज करके। पाइथागोरस वाली थ्योरम में क्या होता था, कोई भी दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड की जा सकती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, कोई भी एक साइड हमें पता है तो बची हुई दो साइड्स फाइंड कर सकते हैं। बस हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर दिया गया है तो क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है यह आपने इस एग्जांपल में समझ लिया है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसको नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड है। सो इसमें दिया है अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर विच इज 30 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। इस एग्जांपल में फिगर गिवन नहीं है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें फिगर बनाना होगा। सो फिगर के लिए यहां पर सबसे पहले कंडीशन समझनी पड़ेगी। इसमें क्या कहा गया है कि एक टावर है, उस टावर पर कोई एक पुरुष खड़ा हुआ है और टावर की ऊंचाई भी यहां पर हमें दी गई है। टावर 30 मीटर ऊंचा है। सो मान लेते हैं A से लेकर B पॉइंट तक ये टावर है, इसकी ऊंचाई हमें 30 मीटर दी गई है और इसी टावर के ऊपर ये मैन खड़ा हुआ है। ये यहां से एक फुटबॉल को देखता है जो ग्राउंड पर है, ये हमारा ग्राउंड होगा। मान लेते हैं फुटबॉल की पोजीशन C पर है। सो इस मैन से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का फुटबॉल पर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले जो भी ये मैन है यहां से हमें एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनेगा। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 30 डिग्री। सो यहां पर लिखेंगे इस एंगल की वैल्यू। अब फिर से वही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको दोबारा बता देता हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो A से C हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री और ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि फुट ऑफ टावर से जो बॉल है वो कितने डिस्टेंस पर है। फुट ऑफ टावर यानी कि B पॉइंट से ये बॉल कितनी दूरी पर है, इसका मतलब है BC की वैल्यू हमें पता लगानी है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा जा सकता है। परपेंडिकुलर हमारा AB और बेस हमारा BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल होता है गाइज tan थीटा के इक्वल। सो यहां पर आ जाएगा tan और थीटा की जगह पर हमेशा ये वाला एंगल लिखेंगे जो कि है
30 डिग्री का। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे तो फुट ऑफ टावर से फुटबॉल कितनी दूरी पर है ये हमें पता चल जाएगा, यानी कि बी सी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। सबसे पहले ए बी है, इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 30 हमें दी गई है, सो ए बी की जगह पर आ जाएगा 30, डिनोमिनेटर में बी सी एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू में 10 30 की वैल्यू होती है इज 1 अपॉन में √3। वैल्यूज यहां पर हमने पुट कर दी हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 √3 इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। उसके बाद बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी सी ही रहेगा। हमें इसी बी से सी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो आ जाती है हमारी 30 √3 मीटर। फुट ऑफ टावर यानी कि बी पॉइंट से फुटबॉल कितनी दूरी पर है, 30 √3 मीटर दूरी पर। तो क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी हमें दिया होगा तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से अलग एक पॉइंट बता देता हूं जहां पर आप ज्यादातर मिस्टेक्स करते हो। सपोज कीजिए हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यू हमारी आ जाती है 20 अपॉन में √3। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। लेकिन कभी भी फाइनल आंसर इस तरह से नहीं लिखना है। जो भी डिनोमिनेटर होगा वो रूट के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। सो इसको सोल्व आगे और करना है और इसको सोल्व करने के लिए रैशनलाइज करना होगा। जो भी डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना होगा इसी फ्रैक्शन में ऊपर भी और नीचे भी। जो भी हमारा √3 यहां पर डिनोमिनेटर में था उसको ऊपर भी और नीचे भी इसी फ्रैक्शन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3। इसके बाद डिनोमिनेटर में आप देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। कभी भी हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू रूट के अंदर दी गई हो तो उसे रैशनलाइज जरूर करना है। इस पॉइंट का ध्यान रखना है। रैशनलाइज करने के बाद हमारा आंसर हमें मिलेगा गाइस। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ कुछ छोटे छोटे इस तरह के पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी सोल्व हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन के लिए डायग्राम आपने सही बनाया है तो आंसर फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बहुत आसान है। हमारी आंखों से हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अगर ये दो चीजें आप अच्छी तरह से कर लोगे तो चैप्टर आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, फास्टली आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में बताया गया है ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते कैसे हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीख जाते हो और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो 2 से 2.5 मिनट लगते हैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छी तरह से बनाने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लोगे तो सभी वैल्यूज आपके सामने होंगी और इजी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना गाइस। कोस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा ये 3 ऐसी टर्म्स हैं जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। 30 डिग्री एंगल के लिए, 45 डिग्री एंगल के लिए और 60 डिग्री एंगल के लिए। सो यही था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अलावा चैप्टर की जो भी ये अदर वीडियोस हैं इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते कैसे हैं इस वाली वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। तो उम्मीद करता हूं ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।